अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है जी रिपेयरिंग ऑफ ब्रोकन बोन्स। तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो बोन्स हैं वो कैसे टूटती हैं, उनके कॉजेज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो बोन्स के जो कॉजेज़ हैं कि वो क्यों टूटती हैं, उनमें ये है कि आप जितने मर्ज़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएं, आप जिस मर्ज़ी एज के हिस्से में हों, या आप यंग हैं, आप ओल्ड हैं, आप चाइल्डहुड में हैं, बोन्स में ब्रेक ड्यू टू डिस्पाइट ऑल ऑफ योर स्ट्रेंथ, ड्यू टू स्पोर्ट इंजरीज, ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट और फॉल्स इन यंग एज। नौजवानों के अंदर क्योंकि जो बोन्स हैं मजबूत होती हैं, इस वजह से जब कोई सडन ट्रॉमा आता है, गिरने की वजह से, स्पोर्ट इंजरी की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से, तो बोन्स के टूटने के जो चांसेस हैं वो फिर बढ़ जाते हैं। जबकि ओल्ड एज के अंदर जो बोन्स हैं वो किस वजह से टूटती हैं, वो सडन फॉल की वजह से टूटती हैं। और क्योंकि उस एज में जाकर आपकी बोन्स के अंदर ब्लड सर्कुलेशन भी कम हुई होती हैं, वैसे भी जो सेल हैं वो डेड हुए होते हैं, ओल्ड एज में पहुंचकर बोन्स के टूटने के चांसेस वैसे ही बढ़ जाते हैं। उसके बाद बोन्स टूट गई है तो उसको ट्रीट किस तरह करना है, क्योंकि हमारा टॉपिक यही है कि हाउ बोन रिपेयर। उसमें फर्स्ट स्टेप इज़ ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के लिए जो भी फ्रैक्चर बोन है उसको ट्रीट किया जाता है, उसमें सबसे पहला स्टेप है रिडक्शन। व्हाट इज़ रिडक्शन? रिडक्शन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई बोन जो टूट गई है उसको अपनी नॉर्मल पोजीशन पे वापस लाना। वो अमल जिसमें हम ब्रोकन बोन्स को अपनी नॉर्मल पोजीशन पे वापस लाते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते होते हैं जी रिडक्शन। दो तरह से रिडक्शन हो सकती है, इसकी टू टाइप्स हैं। नंबर वन क्लोज्ड रिडक्शन एंड नंबर सेकंड इज ओपन रिडक्शन। क्लोज्ड रिडक्शन के अंदर क्या होता है? क्लोज्ड मीन बंद, यानी कि उसमें किसी किस्म की सर्जरी नहीं होती है। फिजिशियंस के पास जाते हैं, सपोज के ये हमारे पास दो बोन्स हैं, आपस में जुड़ी, ये लैदा हो गई हैं, टूट के लैदा हो गई हैं, तो फिजिशियन क्या करता है, उसको बैक अपनी पोजीशन पे ला देता है। बैक अपनी पोजीशन पे विदाउट सर्जरी, जो उसको दबाकर, मरोड़ कर, ट्विस्ट करके जो बोन को अपनी पोजीशन पे वापस लाना है होता है, उसको हम कहते हैं जी क्लोज रिडक्शन। ऐसा अमल जिसमें विदाउट सर्जरी फिजिशियन को एक्स्ट द ब्रोकन बोन्स इनटू इट्स नॉर्मल पोजीशन इज कॉल्ड इज क्लोज्ड रिडक्शन। सेकंड इज ओपन रिडक्शंस। ओपन रिडक्शंस में जो उसमें क्या होता है, जो सर्जन है, कोई ज़्यादा बोन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई है, ज़्यादा फ्रैक्चर हो गया है, उसके नतीजे में जो भी सर्जन है वो आपकी जो बोन को ट्रीटमेंट करने के लिए, रिड्यूस्ड करने के लिए सर्जरी करेगा, और जो बोन टूटी है उसको अपनी वापस पोजीशन पे लाएगा, और उसके साथ स्पेसिफिक एक स्ट्रैंड्स और पिन्स होते हैं ताकि बोन हमारी हिले ना, वो लगा दिए जाती हैं, जो स्पेसिफिक पीरियड के बाद निकाल दिए जाते हैं। उस प्रोसेस को हम कहते होते हैं ओपन रिडक्शन। मीन वी ओपनड द बोन, वी परफॉर्म सर्जरी ऑन द ब्रोकन बोन टू कोएक्स्ट बैक्स। उसको वापस लाने के लिए जो हम करते हैं वो आपकी ओपन रिडक्शन होगी। उसके बाद दोनों टाइप्स के बाद, चाहे ओपन रिडक्शन हो चाहे जो है वो क्लोज रिडक्शन हो, नॉर्मली हमने देखा है कि फिजिशियन भी क्या करता है, वो स्केल लगा देते हैं जो उसके ऊपर, ताकि जो बोन है वो आप हिलाएं ना, वो दोबारा से ना अपनी पार्ट से हिल जाए। जबकि जो सर्जरी के बाद ऊपर प्लस्तर चढ़ा देते हैं, वो प्लस्तर क्या है एक्चुअली, वो उसका पर्पस भी ये होता है कि जो ब्रोकन बोन्स हैं वो दोबारा से अपनी जगह से ना हिल जाएं। इस वजह से उसके ऊपर कास्ट लगा दी जाती है, ट्रैक्शन लगा दिया जाता है, जिसका पर्पस ये होता है टू इमोबिलाइज द ब्रोकन बोन्स फ्रॉम इट्स पोजिशन, दोबारा से वो अपनी पोजीशन ना चेंज कर जाएं। इस वजह से उस स्टेप को हम इमोबिलाइजेशन कहते हैं। सो अंटिल नाउ बोन्स टूटी, उसके बाद हमने उसको रिड्यूस किया, रिड्यूस करने के बाद हमने उसको इमोबिलाइज कर दिया। उसके बाद उसकी इंटरनल चेंजेस किस तरह आती हैं, इंटरनल प्रोसेसेस कौन से होते हैं, उसको कंप्लीट होने में ऑलमोस्ट 8 to 12 वीक्स लग जाते हैं। बट इट डजंट फिक्स टाइम, ये जो है डिपेंड करता है कि बोन कितनी टूटी है, कौन सी टूटी है। जो हमारी वेट बेरिंग
बोन्स हैं, जिस तरह हमारा पेल्विक रीजन है या हमारी लेग्स हैं, वो नॉर्मली ज़्यादा टाइम लेती है टू रिपेयर एज कम्पेयर टू अदर बोन्स। ये हमने एक्सटर्नल जो बोन टूटने के बाद जो चेंजेस आती हैं वो डिस्कस किए हैं। अब हमने बोन्स को रिड्यूस कर दिया, इमोबिलाइज कर दिया। इंटरनल उसकी हीलिंग किस तरह होती है उसकी हम डायग्रामेटिकली जो है वो अरेंजमेंट देखते हैं कि वो किस तरह होती है। तो उसके लिए मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा। उसके कुछ स्टेप है हमारे पास। स्टेप्स ऑफ हीलिंग प्रोसेस। स्टेप्स कौन से हैं? अब हमने इंटरनल चेंज पढ़नी है। उसके ओवरऑल 4 स्टेप हैं। नंबर 1 इज हीमाटोमा फॉर्मेशन। हीमाटोमा फॉर्मेशन ये क्या होता है? ये हमारे पास एक नॉर्मल बोन है, ऐसे। ये नॉर्मल बोन थी हमारे पास, हर चीज बिल्कुल सही है। किसी भी प्रॉब्लम की वजह से इसके अंदर फ्रैक्चर आ गया, यानी कि ऐसे ऐसे नॉर्मल बोन थी, उसके अंदर फ्रैक्चर आ गया। अब हम इसको कौन सी बोन कहेंगे? ब्रोकन बोन्स। ये हमारे पास एक ब्रोकन बोन है। उसके बाद हमने क्या किया जी, इसको अपनी पोजीशन पे साथ ब्रोक होगी, साथ में डिस्प्लेस होगी। उसके बाद क्या किया, उसके बाद हमने इसको को बैक किया अपनी पोजीशन पे, जिसको हमने पढ़ा है इमोबिलाइजेशन में। ऐसे ऐसे ये बोन थी, यहां से टूटी थी, हमने उसको इमोबिलाइज कर उसको रिड्यूस किया। यहां से पहले वो हिल गई अपनी जगह से, यहां पे हमने उसको क्या कर दिया, अपनी जगह पे दोबारा से रिड्यूस कर दिया, रिडक्शन। उसकी हमने रिडक्शन कर दी और साथ में उसके इर्द गिर्द एक इमोबिलाइज्ड करने के लिए कोई ट्रैक्शन या कॉस्ट लगा दी, ताकि जो है वो हिल ना सके। जो अभी तक हमने पीछे डिस्कस किया है कि ये किस तरह जो है वो आगे जुड़ती है, डेट इज ब्रोकन बोन। उसके जो ब्रोकन एंड से हमने उसको दोबारा से जोड़ा। अगर फिजिशियन के एंड से जोड़ते हैं डेट इज क्लोज, अगर सर्जरी किया है तो फिर उसको क्या क्या कहते होते हैं, ओपन रिडक्शन। उसके बाद उसकी कास्टिंग कर दी तो उस प्रोसेस को इमोबिलाइजेशन कहते हैं। अब इंटरनल चेंजेस क्या होती हैं? जैसे ही ये बोन्स ब्रेक हुई होती हैं तो उसके नतीजे में, ब्रोकन बोन्स के जो नतीजे में जो इंटरनल ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ये हमारे पास अगेन ये ब्रोकन पार्ट बोन का, जिसको अभी हमने वापस किया है, जोड़ा है, उसके अंदर जो भी ब्लड कैपिलरीज ग्रो हुई होती हैं डेट इज आल्सो टोन। यहाँ पे ब्लड वेसल्स जो है वो बिल्कुल जो उसके इंटीरियर पार्ट्स में दौड़ रही थी वो पूरी है। यहाँ पर क्या हो चुकी थी, ब्लड वेसल जो है वो टूट गई हैं, ब्लड वेसल जो है वो टूट चुकी हैं, उनकी हेमरेज हो गई है। इस प्रोसेस को जिसमें ब्लड वेसल विद इन दी बोन ब्रेक डाउन हो गई है उसको हेमरेज बोलते हैं। ड्यू टू हेमरेज, इस हेमरेज की वजह से जो फ्रैक्चर साइट है यहाँ पे ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है विद इन दी
ब्रोकन पार्ट, ब्लड वेसल टूट गई, उसके नतीजे में ड्यू टू टॉर्न ब्लड वेसल्स द ब्लड क्लॉट एट द फ्रैक्चर साइट, और वो पेनफुल हो जाता है और स्वेल हो जाता है। दैट कंडीशन इज एक्चुअली कॉल्ड द हीमाटोमा। हम इसको क्या बोलेंगे जी, इस कंडीशन को जिसमें वो फ्रैक्चर साइट पे ब्लड क्लॉट हुआ और वो पेनफुल हो गया और उसके नतीजे में वो स्वेलिंग होगी उसमें, उसको हम बोलते होते हैं जी हीमाटोमा फॉर्मेशन। हीमाटोमा फॉर्मेशन के बाद ये बना रहता है until न्यू ब्लड कैपिलरीज स्टार्ट टू ग्रो इफ बोन आर प्रॉपरली रिड्यूस्ड। अगर वो अपनी जगह पे प्रॉपरली आ गई हैं तो फिर ये ब्लड वेसल जो है वो ग्रो करना शुरू करेंगी, अदरवाइज नहीं करेंगी। फिर क्या होता है इन द नेक्स्ट स्टेप नंबर 2, हीमाटोमा के बाद दूसरा आता है वो सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन। इन द सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन में ये होता है कि ब्लड वेसल्स अंदर ग्रो होना शुरू हो जाती हैं। ये फ्रैक्चर बोन्स थी हमारे पास। अगेन फ्रैक्चर बोन के जो साइट हैं ब्लड वेसल रिप्रोड्यूस करते हुए दोबारा से बनते हुए आपस में रीग्रो करना शुरू कर जाती हैं, और जो डेब्रिस ये ब्लड का बना था हीमाटोमा का ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दीज ब्लड वेसल वो क्लीन होना शुरू हो जाता है, और जो स्वेल पोर्शन था वो उसमें भी काफ़ी हद तक कमी आना शुरू हो जाती है। इस पार्ट को जिसमें ये सॉफ्ट कैलस ये जो ब्लड वेसल्स बनी नंबर 1, नंबर 2 नंबर 1 यानी कि ब्लड कैपिलरीज बनना स्टार्ट होगी, और साथ में जो बोन्स के दूसरे फॉर्म सेल है, बोन को बनाने वाले सेल हैं, वो इस एरिया के अंदर जमा होना शुरू हो गए। यानी कि जो बोन फॉर्मिंग सेल हैं जिसको हम कहते हैं ओस्टियोब्लास्ट, वो इस रीजन की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं, जिसका पर्पस ये होता है ताकि इस रीजन में वो बोन को बनाना शुरू कर दें। वो बोन फॉर्मिंग सेल्स आर कॉल्ड ओस्टियोब्लास्ट। अब उसके बाद जब ये ओस्टियोब्लास्ट बन जाते हैं तो बोन कंस्ट्रक्ट होना शुरू हो जाती है, तो अनडिफरेंशिएटेड जो ग्रुप ऑफ सेल होता है जो सॉफ्ट हो जाता है उसको सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन कहते हैं। और ये फ्रैक्चर के अगर आपने सही रिड्यूस किया है तो डेट ऑकर आफ्टर 3 to 4 वीक्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फर्दर इसकी प्रोसेसिंग होती रहती है। ओस्टियोब्लास्ट इस एरिया के अंदर जमा होना शुरू होते जाते हैं, और साथ साथ जो है वो हमारे पास ये बिल्कुल छोटा सा साइट रह जाता है। ब्लड कैपिलरीज प्रॉपर्ली ग्रो की कर जाती हैं जिस तरह नॉर्मल बोन्स थी। ओस्टियोसाइट और ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट जो सेल यहाँ मूव कर रहे थे, दे बिकम अ वेरी हार्ड स्ट्रक्चर, वो हार्ड स्ट्रक्चर में इसको कन्वर्ट कर देंगे। तो वो ये जो स्ट्रक्चर बनता है जिसमें कोई स्वेलिंग नहीं रही और बोन मुकम्मल होगी, उसको हम कहते होते हैं जी थर्ड स्टेप के अंदर, दैट इज हार्ट कैलस फॉर्मेशन। और ये भी कौन से सेल्स की वजह से बना है? ओस्टियोब्लास्ट एंड ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट एंड ओस्टियोब्लास्ट, ये दोनों सेल जो है ये इस तरफ मूव करते हैं। एंड द वेरी लास्ट स्टेप, जब ये बोन की सारी रिपेयर होगी, ब्लड सर्कुलेशन चल गई, जो टूटा हुआ पार्ट था वो सही हो गया, तो जो फाइनल स्ट्रक्चर हमारे पास बोन का आएगा, दैट विल बी जस्ट लाइक टू आवर नेचुरल बोन। उस प्रोसेस को जिसमें ये सारे हीलिंग प्रोसेस के बाद जो हमारी बोन है वो दोबारा से ओरिजिनल बोन की तरह बन गई है, और इट इज़ रेडी टू रिस्पॉन्स द मैकेनिकल स्टिमुलस। मैकेनिकल स्टिमुलस कोई भी चीज़ हमारे साथ लगती है वो मैकेनिकल नेचर की होती है। उसके बाद ये फिर से रेडी है टू डू वर्क एंड टू रिस्पॉन्स द मैकेनिकल स्टिमुलाई। उसको हमने क्या कह देना है जी, दैट इज अगेन नॉर्मल बोन। दिस इज द होल प्रोसेस इन विच आवर फ्रैक्चर बोन रिपेयर्ड। So that's all about today. Next topic is very important, that is muscle structure, and we will discuss it in next lecture. Allah Hafiz.